Mrs. Sonalji Rathi from Nagpur. Jai Shri Krishna. Good evening, Sonalji. Thank you, Dee. हो गया है ज्वाइन सबका? हाँ, और Start हो करें? जाएंगे अभी. हाँ, yes, we can start. Okay, myself Sonal Rathi. Okay, today मैं आप सबको अकाउंट्स नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं अपने बेसिक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ. हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है. Okay. अकाउंट्स नॉर्मली अपन टू टाइप्स के ओपन कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट एंड सेकंड इज बिजनेस रिलेटेड, दैट इज करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप उसको जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट्स भी ओपन कर सकते हैं या सिंगल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं. ठीक है, अकाउंट को हमेशा रेगुलर रखना है अपने को, क्योंकि अकाउंट जो होता है अगर आप एक कुछ समय के बाद अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इनऑपरेटिव में चले जाते हैं. ठीक है, इनऑपरेटिव अकाउंट का मतलब होता है कि अगर 6 मंथ में अगर आप अकाउंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं या उसमें क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव में चले जाते हैं. इनऑपरेटिव अकाउंट को अगर अपने को वापस शुरू करना है तो उसके लिए केवाईसी बहुत जरूरी है. केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर. ओके, केवाईसी के लिए अपने को जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बैंक के लिए, स्पेशली कोई भी बैंक में आप नॉर्मली जाओगे, अगर आपका अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो आप कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हो. आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 2 साल में आपको बैंक में केवाईसी सबमिट करने हैं. केवाईसी में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, फोटो आईडी जो भी है और एड्रेस प्रूफ जो भी है वो हमेशा आपको आपका अपडेटेड रखना है. कभी भी आपका आधार कार्ड, कभी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है तो उसको हमेशा आधार कार्ड से लिंक करवाइए. आधार कार्ड को हमेशा अपडेट करवाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सब आपके बैंक से जो है आपके नंबर पे ही आते हैं. अगर वो अपडेटेड नहीं रहेगा तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे नहीं बैंक से. तो जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये हर चीज आपकी अपडेटेड चाहिए. और हर 2 साल में आपको अकाउंट का केवाईसी करना ही है. बैंक से कॉल आता है केवाईसी के लिए बहुत बार, कभी कभी फ्रॉड कॉल्स भी होते हैं, तो फ्रॉड कॉल को भी अपने को टैकल करना आना चाहिए कि कौन सा फ्रॉड कॉल है, कौन सा बैंक से कॉल आया, क्योंकि बैंक वाले भी कॉल करते हैं आपको केवाईसी के लिए. तो जो भी आपको अगर कुछ ट्रांजैक्शन भी करने हैं बैंक से रिलेटेड और वो बोलते हैं कि मैडम आपका आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, हम बैंक से बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसे बोलते कि आप दीजिए, तो बैंक वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप दीजिए, आपको ब्रांच में आना है और आके ही केवाईसी करना है, ऐसा बोलते हैं ब्रांच बैंक वाले. ठीक है, और नॉर्मली जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड नंबर दीजिए या आपका पैन कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर हमको अपडेट करना है या आपका एटीएम बंद हो जाएगा. अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपको सिंपली उनको एक ही चीज बोलनी है कि जो भी है हम ब्रांच में जाके ही करेंगे. ठीक है, और सेकेंड थिंग, अगर आप रेगुलर अकाउंट नहीं करते और इनऑपरेटिव हो जाता है आपका अकाउंट, तो आपको बैंक में जाके केवाईसी सबमिट करनी होती है. केवाईसी में एड्रेस प्रूफ आपको देना मस्ट है, करंट रेसिडेंशियल एड्रेस जहां पर आप अभी रह रहे हो. क्योंकि अगर बैंक से कोई डॉक्यूमेंट्स आपका आता है, सपोज अगर आपने एटीएम के लिए किया है तो एड्रेस पे ही एटीएम आता है, बैंक से एटीएम नहीं मिलता है. ठीक है, चेकबुक जो है वो भी एड्रेस पे ही आती है. तो जो भी है आपका एड्रेस हमेशा अपडेटेड रखना है, मोबाइल नंबर हमेशा अपडेटेड रखना है. बैंक में जाके आपको केवाईसी करना है तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है या इलेक्शन कार्ड पे जो एड्रेस है, जो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, वही अपडेट करवाना है हमेशा. इनऑपरेटिव अकाउंट का मतलब होता है, सेकंड में आपको इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में बताऊंगी, अगर आप 6 महीने तक आपका कोई भी अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो इनऑपरेटिव में चला जाता है. ठीक है, इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए आपको केवाईसी प्लस विड्रॉल, मिनिमम 100 रुपीज विड्रॉल करना है ब्रांच से, वो भी पासबुक के साथ. एटीएम से आपका पैसा विड्रॉल नहीं होगा. जब तक आप पासबुक के साथ मिनिमम 100 रुपीज विड्रॉल नहीं करेंगे आपका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा. मैं बोल रही हूँ, आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ, यस यस यस, समझ वेरी रहा है क्लियर. ना? हाँ हाँ, अकाउंट को हमेशा ऑपरेटिव रखिए, इनऑपरेटिव में जाने मत दीजिए. फ्रॉड कॉल्स आते हैं बैंक से, तो जो भी कुछ आपका क्वेरी है ब्रांच में, आपका जो होम ब्रांच है
या जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपको पड़ती है, सपोज आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, ब्रांच आपकी कोई और है, तो जो भी ब्रांच है आपकी वहां पे नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रांच में अभी जो है फाइनेंशियल इसके बारे में कि एफडीज, ब्रांच में एफडीज होती है, आरडीज होती है, आजकल म्यूचुअल फंड्स होने लगे हैं, इंश्योरेंस करने लगे हैं, सब कुछ होता है, पीपीएफ अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट में जा रही हूँ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, क्या क्या उसके फीचर्स है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सोनम मैम, आपका कैमरा मोबाइल बहुत शायद मूव हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, हाँ, हिल रहा है काफी एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है ना। हाँ, पीपीएफ अकाउंट नॉर्मली जो होता है, पीपीएफ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है अपना, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ओवर आप कहीं पे भी खोलिए अकाउंट पीपीएफ का सेम होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्वार्टरली, वो कभी कभी चेंज होता है, एवरी क्वार्टर जरूरी नहीं है वो चेंज होगा, वो कभी चेंज होता है कभी कांस्टेंट चलता है। जो है वो एट प्रेजेंट जो है पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.1%। ओके, नॉर्मली सेविंग अकाउंट में अगर आप आपका अमाउंट रखते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 3.5% है। सेविंग में अगर आपका कोई फंड पड़ा है तो उसमें जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ईयरली दैट इज 3.5, और पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.1। पीपीएफ की मेन चीज है कि वो 15 इयर्स तक लॉकिंग होता है। पीपीएफ अकाउंट जो होता है ना वो 15 साल के लिए लॉकिंग होता है। आप 15 साल के पहले, 15 इयर्स के पहले उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसमें एक प्री मैच्योर विड्रॉल को भी ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट नॉर्मली आपको पकड़ के चलना है कि 15 साल तक पीपीएफ में से पैसा नहीं निकलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। एट प्रेजेंट करंट पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1। अब मैं आ रही हूँ इस पे, इसमें आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में, कितने बार डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट कितना है और मैक्सिमम अमाउंट कितना है ये बता रही हूँ। मिनिमम पीपीएफ का जो डिपॉजिट है, साल में आप एक बार भी डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट एक्टिव रहता है। मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज। मिनिमम 500 रुपीज से आप पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप उसमें 1,50,000 1.50 आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। जो आप सपोज 1.5 लाख रुपए आप उसमें डाल रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में 21 में, और उसके बाद पूरे साल के बाद 1.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री रहता है, ठीक है। और जो 1.5 लाख रुपए है उसको आप एटीसी में शो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, पीपीएफ का जो है इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है हर 31 मार्च को वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, पीपीएफ के अकाउंट में। जो पीपीएफ अकाउंट आपने ओपन किया है, सपोज आपने अभी इस साल पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है और उसमें 1.5 लाख रुपए डाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 को उसमें 1.5 लाख का जो एट प्रेजेंट 7.1 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से इंटरेस्ट पेड होगा, ठीक है। और फिर वो जो टोटल अमाउंट है 1.5 लाख प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, प्लस आपने जो उस साल अमाउंट डाला है वो भी ऐड होगी, ठीक है। तो ऐसा वो कंपाउंडेड रहेगा, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये कंपाउंडेड रहेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। ये स्कीम जो है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके अगर उसमें कुछ डालना है, मिनिमम 500 रुपए से आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते हो, लॉन्ग टर्म चलता है, बीच में आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर अपन अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना तो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा करके वो अपना जमा हो जाता है, यानी जो अपना गोल है अपन वहां से वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बुरा नहीं है, 7.1 आज के हिसाब से उसमें जो दे रहे पीपीएफ में वो बहुत अच्छा है। और डेट स्कीम है, यानी डेट स्कीम में कैसा होता है कि आपका पैसा सेफ है, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है आपका, ठीक है। इसको आप सेकेंड थिंग 15 साल के बाद किसी किसी का ये क्वेश्चन रहता है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सपोज किसी ने ओपन किया है 15 साल पहले, अभी 15 साल पूरे हो गए उसको,
तो वो उसको पीपीएफ अकाउंट को फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं 5 इयर्स के लिए, ऐसा 3 टाइम्स कर सकता है, यानी टोटल आप उसको 30 इयर्स तक पीपीएफ को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आप 15 साल के बाद आपको अगर पूरी अमाउंट निकालनी है तो आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, और अगर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया है तो फिर वो पूरा 20 साल के बाद ही निकलेगा, ठीक है। सेकंड, कभी कभी आप उसका प्री मैच्योर्ड रहता है, किसी किसी को लगता है ना कि हमने सपोज 5 साल में अपन ने उसमें टोटल अपने 3 या 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं, ठीक है, तो कभी कभी विड्रॉल की भी रहती है कि अभी हमें जरूरत है तो क्या हम पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हो आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। अगर सपोज आपने अभी 2021 में पीपीएफ का अकाउंट ओपन किया है तो 2026 में आप उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपने डिपॉजिट किया है पूरे 5 साल में, उसका 50% वो अमाउंट जो है वो उसमें से विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है कि पीपीएफ अकाउंट जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, क्वार्टरली इंटरेस्ट उसमें सॉरी एट मैच्योरिटी एवरी ईयर उसमें इंटरेस्ट पेड होता है, 7.1 एट प्रेजेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्सटेंशन आप 3 टाइम्स कर सकते हो 5-5 साल के लिए। मिनिमम 500 डिपॉजिट, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, 80C में इसका रिबेट है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। तो ये हो गया सारा पीपीएफ अकाउंट के बारे में, ठीक है। अगर कोई अपना गोल है आगे जाके कि अपने को इतना अमाउंट जमा करना है, 15 साल के बाद इतने अमाउंट की अपने को रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी से इसमें धीरे धीरे थोड़ा 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 अमाउंट कर सकते हो विड्रॉ। अगर किसी को इसके ऊपर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और भी कुछ अगर क्वेश्चंस हो गए तो। हाँ सोनल जी, मैं क्वेश्चन कुछ आए हैं, मैं ले लूं क्या? हाँ, एक दो फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे। पीपीएफ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैंने बता देती हूँ हाँ, अभी। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पूछती हूँ। हम्म, Can Indian resident who had PPF account continue depositing money? अगर वही सेम पर्सन अब एनआरआई है तो क्या अभी भी वो डिपॉजिट कर सकते हैं उसमें अमाउंट? नहीं नहीं, वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, ओके। वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, ओनली इंडियन रेसिडेंट्स, ओके, एनआरआई नहीं कर सकते हैं। अगर अगर उनका कोई पर्सन है जो पहले इंडियन मतलब इंडियन रेसिडेंशियल थे हम्म और अब वो उनका पीपीएफ अकाउंट भी था, हम्म ऑपरेट कर रहे थे और अब वो एनआरआई हो गए हैं, तो क्या हम्म वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस अकाउंट को? नहीं दीदी, वो अकाउंट सॉरी वो अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता है। अगर वो उनका वो लगेगा कि उन्होंने कब से यानी इंडिया में जब तक थे वो तब तक ही वो वैलिड रहेगा, जब से उनका एनआरआई में वो कन्वर्जन हुआ है तो वो अकाउंट को वहीं पे क्लोज करना होता है विथ रीजन। ओके। हम्म ओके। क्योंकि उसमें एटीसी में भी कुछ नहीं मिलना है, उसमें जो है वो स्पेशली लोग जो है वो एटीसी के लिए इसको लेते हैं पीपीएफ राइट। अकाउंट। ओके। यहाँ पूछा गया है कि वीपीएफ और पीपीएफ में क्या फर्क है? वीपीएफ, हाँ। वीपीएफ का तो मैं देख के बताती हूँ, एक्चुअली मुझे पीपीएफ का था अभी, मैं वीपीएफ का पूरा डिटेल कल बता देती हूँ। ओके। पीपीएफ, हाँ, अगर कोई प्रीमेच्योर अकाउंट मतलब प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं क्या अकाउंट अगर पर्सन अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है तो विदाउट एनी लॉस? प्री मैच्योर्ड क्लोजर होता है विथ रीजन कि आप क्यों कर रहे हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है ना, कि क्यों आप क्लोज कर रहे हैं। 5 इयर्स तो मैक्सिमम रहता ही है, आपको मिनिमम रखना ही है उसको। प्री मैच्योर्ड क्लोजर का भी पीपीएफ में ऑप्शन है, अगर वो अब्रॉड हो रहे हैं शिफ्ट तो उसके लिए भी है ऑप्शन क्लोज करने का पीपीएफ, क्योंकि वो क्लोज ही करना पड़ता है अगर अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है तो। ओके। अगर अगर वो पर्सन जो है वो अगर इंडिया आ जाता है वापस ओके, उसी 15 साल के दौरान में, हम्म तो क्या वो फिर से रिवाइव एक्टिवेट हो सकता है अकाउंट? सेम अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो सकता है अगर वो परमानेंटली अगर इंडिया शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। वो अकाउंट अपने को पहले तो वो जब वहां शिफ्ट हो रहा है तो वो क्लोज ही होगा अकाउंट, नया अकाउंट ओपन होगा वो, उनका ओके। फ्रेश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके।
एटीसी के बारे में हम लोग मैं ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। ठीक है। एक जन का पूछना है कि बैंक अलाउ नहीं कर रही है क्लोज करने के लिए। बैंक अलाउ नहीं करी, किस रीजन के लिए, यानी क्या रीजन है क्लोज करने का? यहाँ पे आप लोग, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना एटलीस्ट फर्स्ट नेम से आप ज्वाइन करिए, सो दैट ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर्स इट्स इजियर फॉर मी टू गेट बैक टू यू। जो वी नाम से यहाँ पर हैं जिन्होंने पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन वंस अगेन, तो हम लोग फिर से वो क्वेश्चन ले पाएंगे। ओके वीना जी, अगर वो I will unmute you to ask this because again question is not complete, so I will ask you to unmute. Just a minute, उसके पहले मुझे कुछ और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। रचना जी का पूछना है, सोनल जी, रचना जी पूछ रही है कि मंथली इंटरेस्ट मिलता है इस पर या ईयरली इंटरेस्ट? ईयरली, ईयरली, मंथली तो है ही नहीं इसमें, ईयरली, वो भी 31 मार्च को इंटरेस्ट पेड होता है एवरी ईयर। अच्छा, पीपीएफ अकाउंट किसका खुल सकता है? कोई एज इसके लिए मिनिमम एज होती है क्या? मिनिमम 18 ईयर्स। वैसे आजकल बच्चों का, पहले था मिनिमम 18 ईयर्स, अब बच्चों का भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसको मदर या फादर के साथ ज्वाइन करना होता है, लीगल गार्जियन जो भी है, ठीक है ना, पेरेंट्स के साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल गार्जियन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और वो लोग उसमें जो अमाउंट डालते हैं, उसमें जो ज्वाइन रहेंगे वो लोग एटीसी में उसका रिबेट ले सकते हैं। बच्चों अच्छा, का भी पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है। ओके ओके। हम्म। बट एटीसी में, पीपीएफ में अगर बच्चों के इस पे आप ले रहे हो, तो हाँ फादर, हाँ। सपोज फादर ले रहे हैं, यानी बच्चे के साथ अगर उनके फादर ज्वाइन है, तो वो उनका अलग से जो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और सपोज वो बच्चे के इसमें भी 1.5 लाख डाल रहे हैं ईयरली, और खुद के इसमें भी 1.5 लाख डाल रहे हैं, तो उनको जो रिबेट है वो सिर्फ 1.5 लाख के लिए ही मिलेगा, कोई भी एक, ओके ओके दोनों के लिए नहीं मिल पाता ओके ओके, फाइन। वीना जी, यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, ma'am. You can hear me? है। यस यस, हाँ जी, कहिए वीना जी। यस वीना जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी। हाँ Yes. जी। Yeah, it was not getting unmuted. अरे क्या हाँ हुआ जी। था? My son is abroad. Like अभी अभी वो recently गया है और उसके अकाउंट को 4 years हुआ है. तो मैं बैंक गई थी उनको बोलने के लिए, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ वापस आने वाला है क्या. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है, आप 500 रुपया डालते रहिए और 15 ईयर्स के बाद विड्रॉ कीजिए. तो क्योंकि मेरा, अभी हम एज पेरेंट्स कितना फॉलो अप करेंगे ना, 15 साल इज अ लॉन्ग टाइम. यस यस। तो उन्होंने मना कर दिया. तो वही मैं इनको बोल रही थी, नहीं ऐसा है, क्योंकि मैंने भी गूगल में सब देखा, चेक किया कि वी कैन क्लोज इफ देयर इज अ वैलिड रीजन. हाँ, विथ वैलिड रीजन आप उसको क्लोज कर सकते हैं, उनको प्रॉपर रीजन दीजिए आप, और मिनिमम ना, आप जैसे 4 इयर्स हुए ना मैम, आपको 1 ईयर के लिए और उसको एक्सटेंड कीजिए, आप सिर्फ 1 ईयर, आफ्टर 5 इयर्स विथ वैलिड रीजन यू कैन क्लोज योर अकाउंट। ओके ओके. मीन्स ऐसा कुछ क्लॉज या कुछ है क्या? क्लोज इन द सेंस 5 इयर्स का ना मिनिमम पीरियड होता है, ठीक है, यस. अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल भी करना है ना, तो 5 इयर्स आपको मिनिमम मेंटेन करके ही रखना होता है पीपीएफ में, ओके ओके. ठीक है। वो इसीलिए आपको ये बोल रहे हैं कि वैलिड रीजन ना आप दोगे, और आफ्टर 5 इयर्स अगर आप देते हो ना, तो वो क्लोज हो जाएगा, और अकाउंट को आपको चालू रखने के लिए मिनिमम 500 देना है, ठीक है। यस. नहीं एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ये सोचा क्योंकि हमारा आगे का अपने को पता नहीं है ना जर्नी. तो हाँ, आप 5 अभी तो इयर्स मैं के मेंटेन बाद, कर रही हूँ सबका अकाउंट्स बच्चों का. बट हाँ, आगे लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो लोग आएंगे उनका पैसा डूब जाएगा. सो उस नहीं नहीं, हिसाब से मैं सोच रही थी. पीपीएफ में पैसा डूबने का सवाल ही नहीं आता, ठीक है, फर्स्ट। हम्म. और वो लोग विदाउट एनी इंटीमेशन आपका अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर बोलते हैं उनको क्लोज कर दे, तो वो क्लोज भी कर देंगे वो अकाउंट, अगर सपोज वो क्लोज होता है, आप फॉलो अप नहीं भी ले रहे हो, आप अब्रॉड हो या आप नहीं ले पा रहे हो उसका फॉलो अप, तो आपका अकाउंट भी क्लोज होगा, बट उसमें का जो अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट का, उतने अमाउंट का वो लोग आपके नाम पे, जिस नाम पे वो अकाउंट था, उस नाम का उतने अमाउंट का डीडी बन के रेडी रहता है, ठीक है मैडम। ओके
हाँ अकाउंट अगर क्लोज भी हो गया है तो ब्रांच में आपको उस अमाउंट का आपका डीडी मिल जाएगा, आप जाके उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस है। हम्म। मिनिमम 500 एवरी ईयर आप उसमें डालिए। अगर आप नहीं डालते, कोई कोई ईयर स्किप हो जाता है अपना, अपन भूल जाते हैं, काम में रहते हैं, जो भी रहता है, अपन कभी अगर भूल गए तो उसमें पेनल्टी लगता है, 50 रुपीज पेनल्टी है एवरी ईयर, ठीक है। ओके अगर ओके। आप सपोज 2 साल से आपने भरे ही नहीं है पीपीएफ में कुछ भी पैसे, तो आपको क्या कितना भरना पड़ेगा, टोटल 1100। 1100 कैसे भरना पड़ेगा कि हर साल का मिनिमम 500 500 दैट इज 1000 एंड 50 प्लस 50 दैट इज 100 दैट इज पेनल्टी। तो टोटल 1100 आपको जमा करने होते हैं, उसमें से 1000 आपकी पीपीएफ में जाएगी और 100 रुपए बैंक की पेनल्टी रहती है। ओके मैम, बट ओके आप इसको रेगुलर भी कर सकते हो, कभी कभी होता है, बट ये सब चीजें जो है, जहां आपका अकाउंट मेंटेन है आप वहीं से कर सकते हो, ठीक है। होम ओके ओके ओके। इसमें सोनल जी मनी डिपॉजिट करने के ऊपर में क्वेश्चंस है कि ये डिपॉजिट कब करना चाहिए, ये जो अमाउंट है एनुअल वाला वो कब डिपॉजिट करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू डिपॉजिट द अमाउंट? आइडियल टाइम आपको मैं जैसे बोलूं कि मार्च एंड 25 मार्च से लेके तो 5 अप्रैल के बीच में, अगर आपको वन स्ट्रोक में आप पूरा अमाउंट डालना है, सपोज 1.5 लाख पूरा एक साथ आप डालते हो, तो आपको 25 से 30 के बीच में वो अमाउंट जमा कर देना, कोई भी डेट को। एक्चुअली यहाँ पर जो रचना जी पूछ रही है वो ये है कि उनके बैंकर ने उन्हें कहा है कि 4 तारीख के पहले पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए। हाँ, तो यानी 30 तारीख दीदी, जैसे सपोज नेक्स्ट उसमें अमाउंट डालनी है तो 25 से 30 तारीख के बीच में आप अमाउंट डाल दीजिए। ओके। हर महीने 25 से 30 के बीच में वन स्ट्रोक में भी अगर आप डालते हो ना, तो 25 टू 30 मार्च के बीच में वो अमाउंट आपको डालनी है। ओके, जो साल में एक बार जो अमाउंट डालनी है वो लास्ट वीक में डालनी है मतलब? लास्ट वीक उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर होता है। ओके, तो जैसे अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्या अप्रैल में नहीं डालना है हमें, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका स्टार्टिंग में नहीं डालना है, एंड में डालना है, ऐसा आपका कहना है? एंड में डालना है। अगर सपोज वन स्ट्रोक में अगर आप डाल रहे हो तो आप एक तारीख को भी डाल सकते हैं, वन स्ट्रोक में अगर आप डाल रहे हो। और अगर आप मंथली डालते हो, सपोज कोई कोई का रहता है ना कि वो मंथली डालते हैं पीपीएफ में एवरी मंथ, तो अच्छा, उनके वैसा भी पॉसिबल है कि एवरी मंथ डालें? हाँ, आप एवरी मंथ भी उसमें डाल सकते हो, जरूरी नहीं है वन स्ट्रोक में। आपको टोटल 12 ट्रांजैक्शन 12 ट्रांजैक्शन अलाउ है पीपीएफ में। पूरे साल में आप उस अकाउंट में 12 ट्रांजैक्शन 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हर महीने का एक, ठीक है, पूरे साल में 12, या फिर आप पूरे महीने में भी पूरे 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या पूरे साल में भी पूरे 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो आप प्लीज रिपीट करिए, कब कर सकते हैं वो मंथ में? एवरी मंथ अगर आप करते हो तो 25 से 30 के बीच में उसमें आप ओके अमाउंट जमा कर दीजिए, ठीक है। ओके और अगर आप वन स्ट्रोक में करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आता ही नहीं है, नॉर्मली आप उसमें वैसे तो कभी भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। 25 से 30 में भी आप जमा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तब रहता है कि अगर आप मंथली डालते हैं। ओके तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी डेट को पर्टिकुलर डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। यस हर्षिता जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज वन स्ट्रोक में अगर आपने 1.5 लाख डाल दिया है तो फिर उसको एक्टिव रखने के लिए एवरी मंथ भी डालना होता है कि वो एक्टिव ही रहेगा फिर? वो एक्टिव ही रहेगा, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है मैडम। उसमें आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए हर साल, मिनिमम सिंगल ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए। एक बार आपने डाल दिया, इस सपोज दिस फाइनेंशियल ईयर आपने अप्रैल में कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर आप वापस अप्रैल में जमा कर लीजिए, वो एक्टिव ही रहेगा। तो 1 ईयर में ओनली 1.5 ही डाल सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं 1.5 इन 1 ईयर? या 1 ईयर। ओके, थैंक यू। ओके।
और कोई है क्वेश्चन? आरती जी, आपने जो पूछा है पीपीएफ में पैसे बीच में भर सकते हैं क्या और निकाल सकते हैं क्या, तो आई थिंक जैसे सोनल जी नहीं निकाल सकते हैं ना ऐसे, 15 इयर्स के पहले नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए उसमें प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन है। ओके, दैट इज आफ्टर 5 इयर्स। हाँ, आफ्टर 5 इयर्स आप उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा नहीं, ओके ओनली 50%। ओके ओके। यस मीना जी, मैडम एनीथिंग नमस्ते। रिलेटेड टू पीपीएफ? यस। नमस्ते। ये मैं सीनियर सिटीजन का एक बीच में स्कीम आया था कि हाँ 15 साल आप एक सर्टन अमाउंट रख सकते हैं, हाँ समझे क्या? हाँ। ऊपर में क्वार्टरली या ईयरली आप ब्याज लेके 15 साल तक वो अकाउंट, तो वो पीपीएफ और वो अकाउंट सेम है क्या? मैं आगे आपको वही बताने वाली हूँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में ही बताने वाली हूँ। पीपीएफ और वो डिफरेंट है, उसका Okay, क्राइटेरिया भी अलग है। सीनियर सिटीजन इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, और Okay, ma'am. पीपीएफ तो आप 1 ईयर के चाइल्ड का भी ओपन कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंस है, इंटरेस्ट जो पेड होता है वो भी डिफरेंट है उसका, ठीक है, उसकी हर चीज अलग है, इससे कंपैरिजन नहीं है पीपीएफ से उसका, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी वो पूरा उसका स्कीम के बारे में। Okay, thank you. सोनल जी, एक और चीज सामने आई है, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि ये जो पे होता है इंस्टॉलमेंट पीपीएफ का ईयरली एनुअल जो होता है, तो वो डज इट मैटर कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब हस्बैंड के अकाउंट से वाइफ के पीपीएफ में जा ट्रांसफर हो सकता है क्या मनी? आप डाल सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम बैंक को कोई नहीं है, ठीक है ना। जो कहीं से भी आ रहा हो पैसा, डजंट मैटर। हाँ, हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में डाल सकता है, ठीक है, वाइफ हस्बैंड के अकाउंट में डाल सकती है, वो सब आपके सीए से रिलेटेड रहेगा, वो जो एंट्री है, ठीक है ना, वो लोग क्वेश्चनिंग करेंगे, बैंक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। राइट, तो फिर उसके लिए हम बात करेंगे स्नेहा जी से एट द एंड ऑफ द सेशन कि ये इज इट एडवाइजेबल, तो वी विल टेक दिस क्वेश्चन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी अभी और कुछ पीपीएफ से रिलेटेड, आई थिंक पीपीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ हो गए हैं, व्हाट एज एंड एवरीथिंग। ओके, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी, अगर कोई क्वेरी है किसी का और से बता दीजिए पीपीएफ से रिलेटेड। हाँ, एक मिनट, मैं स्नेहा जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। आई वुड like her to take up this question right now itself. Just a minute, I'll unmute Sneha ji. I just forgot to make her co-host. I'm sorry. Yes, Sneha ji. Yeah. Yes, yes. Okay, in that respect, the advice is basically जितना हो सके खुद के अकाउंट से पे कीजिए, but if suppose by any chance your husband is transferring into your account or you are transferring to your husband account, this can be adjusted through books of entries, like, but gradually also you have to pay to your husband. So for that it is more advisable that you directly pay from your, आप अपने ही अकाउंट से पे कीजिए, उसी में ज्यादा समझदारी है। यदि आप इंटर पेमेंट करते भी हैं तो आपको अल्टीमेटली अपने हस्बैंड को पेमेंट देना ही पड़ेगा, आपको उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आपको इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए एडवाइजेबल यही रहता है कि आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट से पे कीजिए। यदि फंड्स क्रंच रहता है तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, बट हम लोग ये जरूर देखते हैं कि वो इंटरनल एडजस्टमेंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफर हो जाना चाहिए टू क्लेम इन एटीसी। Okay, great. Thank you so much, Sneha ji. ईपीएफ और वीपीएफ के बारे में हम लोग कल लेंगे। स्नेहा जी, एक और क्वेश्चन हैज कम अप फॉर यू, जस्ट अ मिनट। रचना जी पूछ रहे हैं कि if she can transfer from HUF account to children PPF, is it okay?
yes, you can do that, but provided आप HUF का फिर खुद का PPF नहीं खोले, यदि आप चिल्ड्रन के इसमें कर रहे हैं तो। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन करिए फिर से स्नेहा जी। यदि आप अपने बच्चों का PPF अकाउंट में पैसा भर रहे हैं आपके HUF से, तो वो अलाउएबल होता है, प्रोवाइडेड आप खुद का कोई PPF उसमें से नहीं भर रहे हो उस HUF में। ओके, ग्रेट। आरती जी आप पूछ रहे हैं कि कितने समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, तो 15 years मिनिमम सोनल जी ने कहा है। इज इट ओके सोनल जी? 15 years तो मिनिमम, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप 15 इयर्स के बाद पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 इयर्स में। ओके, ग्रेट। तो 5 years के लिए एक्सटेंड 3 times हो सकता है? 3 times। ओके। और आफ्टर 30 years फिर क्या करना होगा? आफ्टर 30 इयर्स आप पूरा अमाउंट आपको विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से। अच्छा, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो क्लोज हो जाएगा अकाउंट। ओके, यस, ओके, ग्रेट, ठीक है। तो यस सोनल जी, वी कैन गो अहेड। ओके। नेक्स्ट जो है मैं आपको सुकन्या समृद्धि जो है अकाउंट है उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, 0 to 18 इयर्स गर्ल चाइल्ड जो भी है, आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सॉरी, 0 to 10 इयर्स, सॉरी नोट डाउन कर लीजिएगा, 0 to 10 इयर्स जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके लिए ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होता है। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे आप सिर्फ एक ही अकाउंट सुकन्या समृद्धि का ओपन कर सकते हैं। सेकंड अकाउंट जो है वो अलाउड नहीं है, ओनली 1 अकाउंट इज अलाउड। इसके बाद इसमें पहले जो था, जैसे पीपीएफ में मिनिमम 500 डिपॉजिट है, सेम यहाँ पे पहले 500 ही था, बट अभी चेंज हुआ है, दैट इज नाउ प्रेजेंट जो है वो है 250 रुपीज मिनिमम पर ईयर। ओके, मिनिमम 250 रुपए से आप ये अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट जो है इसका भी 1.5 है, 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम इसमें डाल सकते हैं। एट प्रेजेंट जो है ना, इसका जो सुकन्या समृद्धि का जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6 चल रहा है सुकन्या समृद्धि का। ये भी क्वार्टरली चेंज होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और ये जो है इसका जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड रहता है, आप हर साल जो पैसा जमा करते हैं इंटरेस्ट पेड होता है मार्च में इसका, और वो कंपाउंडेड रहता है। मिनिमम 250 रुपीज, मैक्सिमम 1.5 लाख। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 21 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड है इसका। बहुत लंबा पीरियड है ये, बट ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए है, तो उनको देखते हुए उनके हिसाब से ये अकाउंट को ये किया गया है। तो जो मैच्योरिटी पीरियड है 21 इयर्स है। सपोज कोई अगर गर्ल चाइल्ड है, उसका एज 5 इयर्स है, और उसका आपने 5 इयर्स में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया है, तो वो जो अकाउंट है वो मैच्योर्ड होगा जब वो 26 इयर्स की होंगी तब। ठीक है, इसमें जो डिपॉजिट का है, 5 साल की अगर गर्ल चाइल्ड है और उसका अकाउंट आपने आज स्टार्ट किया है, तो इसको आप 14 इयर्स तक इसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल की सपोज लड़की है, 14 इयर्स तक आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। दैट इज कि उसके एज के 19 इयर्स तक आपको उसमें पैसा डालना है, डिपॉजिट करना है, और वो 19 इयर्स के बाद वो जो अकाउंट है उसका, वो जब वो 26 इयर्स की होगी तब वो मैच्योर्ड होगा। ये चीज समझ में आ गई है सबको? यस दीदी, हाँ, ये चीज क्लियर है ना कि देखिए 21 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है इसका। 10 साल की लड़की भी है, आप उसका अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आफ्टर 21 इयर्स ही वो मैच्योर्ड होगा। ओके, ठीक है, 1 साल की लड़की है, उसका ओपन करे तो 22 इयर्स के बाद वो उसमें से पैसा निकल जाएगा। अब इसमें 2 केस है एक्सेप्शनल है, जैसे सपोज अब लड़की को 18 इयर्स के बाद अगर उसका मैरिज हो जाता है, हाँ,
ठीक है। 18 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है, उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट जब वो 5 साल की थी तभी ओपन किया था, तो उस केस में वो अकाउंट शादी के बाद क्लोज हो जाएगा उसका। ओके ठीक है। इस केस में ये अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी क्लोज हो जाता है। सेकेंड, अगर आपको पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन के लिए अगर मनी की रिक्वायरमेंट है, उस केस में भी आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ओके तो ये बाहर में, ये जो हायर एजुकेशन है, ये इंडिया में रहते हुए जो भी वो फिर education के लिए जैसे कर सकते ऑथराइज हैं। जो यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से वो उनका जो सर्टिफिकेट है वो उसमें बैठते हैं नहीं बैठते हैं, उस समय जो रहेगा उस हिसाब से वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे, वो एलिजिबल है नहीं है, उस हिसाब से वो अमाउंट विड्रॉ होगा। ओके तो ये एजुकेशन अब्रॉड में रहा तभी ये होगा। मोस्टली अब्रॉड के लिए बोला हुआ है इसमें। अगर सपोज अब्रॉड जाके कुछ उसको एजुकेशन करना है, उस केस में इसमें से अमाउंट विड्रॉ हो सकती है। ओके ठीक है। सुकन्या समृद्धि का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ से का अच्छा है, 0.5 ऊपर रहता है नॉर्मली। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 7.1 पीपीएफ का है और इसका 7.6 चल रहा है सुकन्या समृद्धि का। कुछ दिन पहले, 1.5-2 साल पहले तो इसका 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा करता था सुकन्या समृद्धि का। इसमें भी सेम पीपीएफ के जैसा ही फंडा है। इसको 12 ट्रांजैक्शन अलाउड है टोटल। आपको मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन तो आपको एवरी ईयर करना ही है। 250 रुपए मिनिमम बैलेंस है। अगर आप स्किप कर जाते हैं कोई साल में 250 रुपए भरना, तो इसमें भी वही है पेनल्टी वाला रूल। नेक्स्ट ईयर जब आप भरोगे तो आपको टोटल कितना, 250 रुपए करंट ईयर का, 250 रुपए लास्ट ईयर का और पेनल्टी लास्ट ईयर की, ऐसे पैसे भरना पड़ेगा। यानी 250 प्लस 50, 300 रुपए आपको लास्ट ईयर के पे करना होता है। ठीक है। यानी पेनल्टी इसमें भी है, इसमें स्किप नहीं करना है। कुछ दिन अगर ये अकाउंट यूज नहीं किया, कुछ साल इनऑपरेटिव हो गया, क्लोज होता नहीं है ये अकाउंट, इसको आप ऑपरेटिव कर सकते हैं पेनल्टी भर के। 50 रुपीज पेनल्टी फॉर एवरी ईयर एंड मिनिमम 250 रुपीज इज बैलेंस। ओके। और इसमें भी जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सपोज पेरेंट्स के साथ अगर लिंक होता है ये अकाउंट, तो आप इसमें एटीसी में भी इसका ले सकते हो। जो अमाउंट आप डाल रहे हो, जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री रहेंगे इसके। जो कॉर्पस आएगा पूरा, जो आप हर साल भर रहे हो, जब वो 26 ईयर्स में वो जब मैच्योर्ड हो रहा है अकाउंट, तो उसमें जो रिटर्न्स आना है वो टैक्स फ्री रहेगा आपका, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये गर्ल चाइल्ड के हिसाब से एक डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में तो अभी डालते ही है सभी, बट डेट फंड का ये गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट गर्ल चाइल्ड के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट 500 भी आप मिनिमम इन्वेस्ट अगर करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आ जाता है उसका। ओके ये जो इसमें से जो विड्रॉ कर सकते हैं अगर फी अमाउंट, तो वो कॉलेज फीस के हिसाब से वो अमाउंट कैसे तय कर सकते हैं? इसमें पूरा विड्रॉ कर सकते हैं या पार्शियल, क्या बेसिस होता है वो विड्रॉल का? डिपेंड है ना कि वो अब्रॉड अगर जा रहे हैं, उस हिसाब से उनको उसका वो मिलेगा ना, कितना खर्चा आने वाला है, क्या है, जो टोटल ओके जो है वो सारा कॉलेज देता है अपने को। उसके हिसाब से वो शो करना होता है बैंक में, कितना हमको अच्छा टोटल खर्चा है अब्रॉड के लिए। ओके तो उस वो हिसाब उस हिसाब से से विड्रॉ हो सकेगा वो? हाँ हाँ, वो विड्रॉ होता है। ओके और जो गर्ल चाइल्ड इंडिया में ही पढ़ना चाहती है, उसको इसमें से कुछ हेल्प नहीं मिल सकती? अगर हायर जैसे सपोज बहुत जो यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी, आईआईएम सपोज इनमें है, और अगर वो उसका लेटर अपने को मिलता है, जैसे कॉलेज लेटर देता है ऑथराइज्ड, ठीक है, हम्म। तो उसके ऊपर भी उसमें अभी फिलहाल तो उसका अब्रॉड का दिया हुआ है इसमें। बाकी अभी यहाँ का इंडिया वाला तो दिया नहीं है, यानी है नहीं अभी ऑप्शन विड्रॉ का इंडिया के लिए। ओके ओके तो हम ये कह सकते हैं कि पीपीएफ में और ये जो अकाउंट है सुकन्या योजना, इसमें इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हाई है, दैट इज इट्स विनिंग पॉइंट। सॉरी, हेलो। हाँ ये पीपीएफ में ना करते हुए
आपका सजेशन रहेगा कि गर्ल चाइल्ड है तो इसी में करें? अगर आप 21 ईयर्स तक कंटिन्यू रख सकते हैं, 14 ईयर्स तक आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है जब से अकाउंट ओपन होता है, और पूरे 14 साल आपको पैसे भरने हैं, ठीक है। और 21 ईयर्स के बाद वो मैच्योर्ड होगा, जिस दिन से अकाउंट ओपन होता है उस दिन से। तो अगर आप उतने समय के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस इसमें पैसा आपका सेफ है, रिटर्न्स भी अच्छे हैं, रिटर्न्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं। ओके हेलो। ओके, हाँ ये सोनल जी। तो इसमें ये अगर गर्ल चाइल्ड के लिए करना है तो स्पेशली बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, आपका वीडियो हैंग हो गया है। हेलो। हाँ, आ गया। हाँ हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि हेलो। हेलो, हाँ सोनल जी, आप सुन पा रहे हैं? वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सोनल जी, इसमें 14 इयर्स के बाद में नहीं कर सकते हैं ना डिपॉजिट? हेलो, हाँ सोनल जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा, हेलो हेलो सोनल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ सोनल जी, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज एक्चुअली। अच्छा, अब आ रही है आवाज? आप सोनल जी, आप लॉग आउट होके लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, अब आ रही है आवाज आपको सोनल जी? हम्म। अब आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो, Okay, meanwhile, if she is not able to, we can see if what we can answer, Rani ji, and हाँ we'll answer. वही वही, यस यस Yeah. यस नेहा जी। Yes, after 20 months, it will be redeemed to your daughter's account. मतलब आपकी बेटी का जो अकाउंट रहता है उसमें पैसा आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, हेलो, हाँ, मेरा यस आवाज यस, क्लियर है ना आपको? हाँ आ रहा है आ रहा है, यस यस हाँ, यस। ओके, तो वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका मैंने हाँ रिप्लाई दे दिया, जिन्होंने हाँ अकाउंट जी, का पूछा था। हाँ, हाँ। ये जो पे करना है इंस्टॉलमेंट, वो 14 इयर्स का बताया, तो वो 21 इयर्स तक पे कर सकते हैं क्या इंस्टॉलमेंट? आई मीन द एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमको डालना है 14 इयर्स तक करना है, सोनल जी ने बताया, वो अपने तो उसके बाद वो में अपने को कंटिन्यू सोनल कर जी के सकते साथ हैं? चेक करना पड़ेगा। ओके, वो एक बार सोनल जी के साथ चेक करना वो पड़ेगा। 21, सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, हाँ सोनल, 14 ईयर्स तक ही वो पेड होगा। 14 इयर्स तक ही 21 होगा। ईयर्स तक आप नहीं डाल सकते। 14 ओके ईयर्स ही है उसमें डिपॉजिट का जो है क्राइटेरिया, वो 41 ईयर्स का, 14 ईयर्स का ही है। ओके ओके, और जो मेचोरिटी पर जो अमाउंट आता है वो डिपॉजिट किसके अकाउंट में होगा, बेटी के या जो गार्जियन है, लीगल गार्जियन? वो सपोज आफ्टर मैरिज जो है वो पैसा बेटी के ही अकाउंट में जाएगा। अच्छा हाँ, और अगर आप इसके लिए हायर स्टडीज के लिए या इसके लिए अगर वो यूज हो रहा है तो वो गार्जियन के अकाउंट में जमा होता है। ओके, तो एटीसी जो है वो कंसिडर पेरेंट के इसमें पेरेंट्स कंसिडर के लिए होगा या? कंसीडर होगा वो एटीसी, जो भी पेरेंट उसके साथ लिंक रहेगा ना, उनके लिए हाँ वो कंसीडर होगा एटीसी। हाँ, सपोज ओके वो मदर के साथ ज्वाइन होता है वो अकाउंट, तो मदर का उसमें एटीसी में कंसीडर होगा, या फादर के साथ होते हैं तो फादर। अच्छा,
तो ऐसा कह सकते हैं कि 14 इयर्स से 21 इयर्स तक जो है 7 इयर्स का जो पीरियड रहेगा बीच में, द मनी इज विद द बैंक। यस यस। उसमें उस वक्त कुछ भी ना जो मनी टोटल ग्रोथ भी नहीं अमाउंट हो रहा रहेगा है। आपका 14 इयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट रहेगा उसका एवरी ईयर आपको जो भी दैट टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है उस हिसाब से एवरी ईयर उसमें इंटरेस्ट वो क्रेडिट होते जाएगा, कंपाउंडेड रहेगा वो। और अच्छा आफ्टर अच्छा 21 इयर्स मैच्योरिटी के बाद टोटल अमाउंट विद कॉर्पस वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। डिपेंड अब उसमें सिचुएशन क्या है, अगर मैरिज हो जाता है तो वो बेटी के इसमें ही जाता है, और बिफोर मैरिज अगर वो अकाउंट क्लोज होता है तो वो लीगल गार्जियन जो उसके साथ ज्वाइंट है उनके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट में वो जमा होता है। ओके यस ओके फाइन, यस वी कैन गो अहेड। जस्ट अ मिनट, एक और है शायद, जस्ट अ मिनट। नो दैट्स ओके। हाँ सोनल जी, हम आगे चल सकते हैं। ओके। तो आज ये पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि का मैंने अभी बताया है। कल जो है वो अपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और डीमैट, हाँ ये ओके के बारे में कल डिटेल में, प्लस एचयूएफ जो है उसका बता देंगे। तो कल ये 3 चीजें कवर हो जाएगी अपनी। ओके। सोनल किसी जी को एक और क्वेश्चन है हाँ, कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में क्या मतलब कैसा रहता है दोनों का फर्क? करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। ठीक है, कोई आपका बिजनेस है तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। तो क्या बेनिफिट है करंट अकाउंट ओपन करने से? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो आप उतना, आपका रोज का डेली का ट्रांजैक्शन होगा जो आप सेविंग से नहीं कर सकते इतना ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन करना होता है। ठीक है, करंट अकाउंट स्पेशली बना ही बिजनेस के लिए है, और सेविंग अकाउंट जो है वो अपनी पर्सनल सेविंग, ठीक है ना, आपको आपकी जो पर्सनल सेविंग करना है उसके लिए सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में इतने जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अलाउ नहीं है। अगर रेगुलर उसमें रोज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट्स में, तो हाँ इसके हाँ ऊपर आपको इनकम टैक्स वाले भी फिर नोटिस करते हैं। जैसे कोई कोई लोग जो है सिंपल सेविंग अकाउंट पहले ओपन कर लेते थे और बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन उसी में से रोल ओवर होते थे सेविंग अकाउंट से, हाँ हाँ बट अभी वो सब अलाउ नहीं है। बिजनेस के लिए स्पेशल अकाउंट दिया हुआ है करंट अकाउंट, और नॉर्मल अपनी पर्सनल जो सेविंग है उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट ही ओपन करना है। अच्छा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसको डिफरेंशिएट किया है, नहीं, और कोई नंबर ऑफ उसमें फर्क ट्रांजैक्शन है? भी नहीं है, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है। जैसे सपोज कि सेविंग अकाउंट में अगर आप कोई अमाउंट डालते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो आपकी सेविंग है, आप उसको जमा कर रहे हैं। ठीक है, ओके तो उसको बैंक आपको 3.5 के हिसाब से, एट प्रेजेंट 3.5 है, पहले वो 4% 5% रहा करता था। ठीक है, तो 3.5 के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है बैंक। जो भी अमाउंट आपका सेविंग में पड़ा है, आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, सपोज आपने कभी उसमें 50,000 डाल के रख दिया, आप यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी एवरी 6 मंथ में आपको बैंक उसके ऊपर 3.5 के हिसाब से इंटरेस्ट देता है एनुअली। ठीक है ना, राइट बट जो करंट अकाउंट है उसमें अगर आपका कोई अमाउंट है उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ओके ठीक है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और वो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए है। करंट अकाउंट की लिमिट्स अलग अलग है, विड्रॉल्स की, डिपॉजिट्स की। सेविंग अकाउंट्स की लिमिट अलग है। ओके सेविंग अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल आपके अलग अलग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट से आप, करंट अकाउंट के ऊपर आप आपका पीपीएफ नहीं ओपन कर सकते, सुकन्या समृद्धि ओपन नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो है बहुत डिफरेंट है। आपका कोई ओके बिजनेस है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना होता है। ओके करंट अकाउंट के ऊपर आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस हिसाब से भी बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करता है, फिर आपको सीसी अकाउंट देता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, बहुत ज्यादा टर्न ओवर है, उस हिसाब से फिर वो बैंक चेक करके आपको उसके ऊपर सीसी भी दे सकता है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कोई मेल नहीं है, बहुत दोनों भी चीजें अलग है। ओके
जैसे प्रोफेशनल्स लोग भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, उनके भी रहते हैं ना करंट अकाउंट्स, वो लोग भी ओपन कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल के नाम से उनका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके। सैलरी जो आती है वो करंट अकाउंट में लेना चाहिए या सेविंग्स अकाउंट में? करंट अकाउंट का कोई लेना देना ही नहीं है ना, सैलरी अकाउंट, सैलरी जो है वो चीज अलग है। सैलरी ओके, वाला क्यों करंट अकाउंट खोलेगा? राइट। बिजनेस नहीं कर रहा है ना, वो तो जॉब कर रहा है, हाँ। तो उसका सैलरी से लेना देना ही नहीं है। हम्म। सैलरी वाला करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। और करंट अकाउंट, करंट, ओके करंट अकाउंट ओपन ही नहीं होगा कोई भी बैंक में उसका। ओके से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको पहले सबमिट करने होते हैं, ओके उसके बाद ही करंट अकाउंट ओपन होता है। ओके। तो आ, ये किस नाम से ओपन कर सकते हैं? बिजनेस या फर्म के नाम से ही करंट अकाउंट ओपन होगा या हाँ, पर्सनल नेम से भी हो सकता है? बिजनेस फर्म के नाम से ही करंट अकाउंट ओपन होते हैं। पहले बाय नेम भी ओपन हो जाते थे, बट अभी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फर्म का कोई पर्टिकुलर नेम है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है बिजनेस का, उसी के नाम पे करंट अकाउंट ओपन होता है। ओके। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पर अभी वो क्वेश्चन मैं उन्हें कहती हूँ कि वो अनम्यूट हो सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे क्या? समवन विथ नेम SS, प्लीज हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। हाँ जी, यस मैम, प्लीज Good, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ good जी, हाँ evening. Good evening. Sorry, यस I have यस a very bad cold. So मैम। मेरा ये सवाल था मैम आपसे कि सेविंग अकाउंट्स की जो आप लिमिट्स बोल रहे हैं, अगर आप हमें एक बार बता दें, क्योंकि कभी कभार हम ना अननेसेसरली एक पेमेंट्स करते हैं क्योंकि हमने कुछ लाइक यू नो एटीएम के ट्रांजैक्शन जो महीने के हैं वो एक्सीड हो गए हैं, तो हर एक बार एटीएम हम ट्रांजैक्शन करते तो हम उसके लिए पैसा भर रहे हैं और ये सब हमें नहीं पता होता। तो अगर आज नहीं, अगर कल, अगर आप एक हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है और क्योंकि आप बिजनेस करते हैं तो यू नो लिमिटलेस ट्रांजैक्शंस है तो आपको वो पेनल्टीज नहीं बढ़ते हैं। तो अगर एक बार अगर आप कल या यू नो इन द फ्यूचर एनी टाइम सेविंग्स के क्या है लिमिटेशंस, क्योंकि बहुत सारे टाइम हमने ऐसे फीस भरे हैं जो हमें पता भी नहीं था कि ये हमारा मैक्सिमम लिमिट हम कर सकते हैं महीने के लिए। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड गिव अस दैट अंडरस्टैंडिंग कि सेविंग्स अकाउंट्स की लिमिट्स क्या है, क्योंकि आई एम राइट नाउ नॉट लिविंग इन इंडिया, मैं इंडिया में नहीं रह रही हूँ, तो हमारे जो सैलरी अकाउंट्स यहाँ पर है वो करंट ही होते हैं, सेविंग्स अलाउड नहीं है। तो क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने पूछा कि इंडिया में भी ऐसे होना चाहिए क्या, क्योंकि देन एक सैलरीड इंसान को बिना उसके जानकारी में वो अननेसेसरली एटीएम्स के लिए पैसे दे रहे हैं, एटीएम एक्सीडेड एटीएम विड्रॉल्स के लिए पैसे दे रहे हैं, या आपने एटीएम किसी और बैंक से आपने एटीएम यूज किया तो उसके लिए आप पैसे दे रहे हो क्योंकि आप सेविंग्स अकाउंट में हो। तो अगर आप ये हमारे लिए मदद कर सकते हैं तो आई बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम श्योर हमारे जो यहाँ पर बहनें हैं वो भी बेनिफिट हो जाएंगे। हाँ जी, श्योर। आप गोल्डन पर्स ग्रुप में हैं क्या मैम? मैम मैंने फॉर्म 2 बार भरा है बट आई थिंक कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है। तो डजंट मैटर। मेरी मॉम आप उसमें है, तो मॉम हमेशा मुझे भेजती रहती है ये सब। okay, what you can do is you हाँ जी। just note down this number of golden purse नहीं, मैं and you just आपके तेजस्वी ग्रुप में हूँ मैम। oh आपने उसमें that's मुझे great ज्वाइन कर then, दिया। हाँ, आपने मुझे fine, वहां पर ज्वाइन कर दिया है। okay थैंक यू। okay, हाँ, सो that's great. Just give me your माय नेम इज question in स्मिता। written. I'll स्मिता, convey that to Sonal हाँ, ji I'll and do that that, will be I'll do that, resolved. I'll Sure. do that, I'll do that। हाँ जी। और कोई कुछ अभी पूछना चाहता है? So we are towards the end of our session today. आप लोग कोई और कुछ पूछना चाहता है? आई कैन अनम्यूट, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अनीता जी, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पीपीएफ हाँ मिल सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। और कोई कुछ पूछना चाहता है?
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सोनल जी एक क्वेश्चन है कि पीपीएफ में भी कंपाउंडिंग होता है क्या? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या? पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, सभी में जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होता है। Okay. Okay, fine. That was a great session, Sonal ji. Thank you very much. We are looking forward for tomorrow's session with more information, more knowledge from your experience. आप लोग सब जुड़िए कल भी, और you can just write down your questions here. I can take screenshots, and आप लोग कल जब भी